नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपके मन में जैविक खेती को लेकर, आधुनिक खेती को लेकर कोई संशय है, तो प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो निसंकोच आप मेरे मैसेज बॉक्स में भी कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे सीधा मैसेज करके उस संबंध में जानकारी दे सकते हैं। अब बात हुई कि भारत कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे पुनः स्थापित हो रहा है। किसी समय हम कृषि के क्षेत्र में भी दूसरे दूसरे उद्योगों में तो थे, कृषि के क्षेत्र में भी हम सबसे आगे थे। इसीलिए हमारे देश के किसान बहुत सारी चीजें हम सिर्फ मसाला ही विदेशों को नहीं बेचते थे, बल्कि बहुत सारी चीजें भी यहाँ से हम विदेशों को निर्यात करते थे। लेकिन अब हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो गई। 1950 के आसपास तो ये समस्या थी कि हमें खाद्यान्न के रूप में गेहूं तक विदेशों से आयात करना पड़ा। यद्यपि ये भी भ्रम है या झूठा इतिहास है कि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी होगी, लेकिन हमें गलत परपाटी पर दौड़ा दिया गया। हमने उसके बाद से या उसके पहले से अपने को कुछ खास फसलों तक सीमित कर लिया। जैसे कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो हमारे किसानों ने अपने आप को गेहूं और चावल तक केंद्रित कर लिया। लेकिन अब हमारी परपाटी बदल रही है। हम हर फसल में आगे बढ़ रहे हैं। हम गन्ने और चीनी के उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर की तरफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गेहूं में भी हम दूसरे तीसरे पायदान पर हैं। इसी तरह अन्य चीजों में है, दालों में भी हमारा उत्पादकता बढ़ रही है। बात हम करें सब्जियों की या फलों की, तो इसमें भी हमारी उत्पादकता निरंतर बढ़ रही है। फलों की कुछ फसल तो ऐसे हैं जिनमें हम पहले दूसरे नंबर पर हैं। इसमें केला है, सेब है, संतरा है, अनार है। इसमें बहुत तेजी से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बात करूं सेब की, तो सेब के क्षेत्र में हमारे देश के दो स्टेट बहुत श्रेष्ठ हैं, जिसमें कश्मीर का या हिमाचल प्रदेश का सेब बहुत प्रसिद्ध है। पूरे देश में बिकता है। कश्मीर से और हिमाचल से सेब तो विदेशों तक जाता है। लेकिन जो सेब की फसल करने वाले किसान हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हों या कश्मीर के हों या फिर देहरादून आदि के हों, उनके सामने एक समस्या बहुत आती है। पहली समस्या तो ये है, जो सेब की खेती करते हैं उन्हें काफी लागत का काफी ज्यादा हिस्सा तो अपने खादों पर खर्च करना पड़ता है। कई तरह के खादों का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बावजूद उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है। फसलें खराब हो जाती हैं। उनकी फसलों में कीटों का प्रकोप आ जाता है या कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। कीटों का प्रकोप और बीमारियां फसलों के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि इनसे फसल अनायास 70 से 80% तक नष्ट हो जाती है। उत्पादकता गिर जाती है। सेब का आकार नहीं बढ़ता, चमक नहीं आती, या उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, उसमें सड़ान पड़ जाती है, या कच्ची अवस्था में झड़ जाते हैं, या पेड़ ही सूख जाते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने में आती हैं और इससे सेब उत्पादक किसान बहुत परेशान है। अनुमान है, मैं हिमाचल में तो मैं कई विजिट करता रहता हूँ। हिमाचल में हमने कुछ प्रयोग भी कराए हैं, खास करके ऑर्गेनिक सेब को लेकर। किन्नौर वैली है, शिमला से ऊपर के क्षेत्र हैं, तो वहाँ हमने कुछ प्रयोग भी कराए हैं, काफी हद तक सफल भी हुए हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश के किसान हैं, मैं कश्मीर की बात तो नहीं करता क्योंकि किसान कश्मीर तक तो मैं अभी तक विजिट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश के किसानों को देखा है कि हिमाचल प्रदेशों के सामने सेब के कीड़े और सेब की बीमारियों को लेकर बहुत चिंता है। चिंता इसलिए है कि सेब की फसल को सुरक्षित रखने के लिए सेब के जो किसान हैं, कृषक हैं, उनको प्रति एकड़ अपने सेब के जो पेड़ हैं, उन्हें प्रति एकड़ 70,000 से लेकर 1 लाख सवा लाख रुपए तक की जो कीटनाशक दवा है उन पर छिड़कनी पड़ती है। फिर भी वो परेशान रहते हैं। परेशान इसलिए रहते हैं कि सेब जो उनको उत्पादकता मिलनी चाहिए, लागत उसका वापस आनी चाहिए, बहुत कम बचती है। ऐसे में इन दवाओं के प्रभाव से सेब जल्दी सड़ भी जाते हैं। तोड़ते हैं तो तोड़ने और ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया में भी सेब खराब हो जाते हैं, या उनमें वो शाइनिंग नहीं आ पाती है, या उनकी चमक घट जाती है, या साइज घट जाता है। बहुत सारी समस्याएं आती है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि प्रति एकड़ में 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए से अधिक तक का कीटनाशक खरीदना पड़ता है। आप अंदाज लगा सकते हो कि उनको पर कीटों का कितना प्रभाव है। और कीटों का बीमारियों का प्रकोप इसलिए बढ़ा है क्योंकि मिट्टी जो जिसमें वो सेब का पेड़ लगाते हैं, वो मिट्टी में स्वस्थ नहीं है। मिट्टी में ही कई तरह की समस्याएं आ गई हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया ये तो हैं, क्योंकि ये तो कहीं नष्ट होने नहीं है, ये तो कहीं जाने नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी विकृतियां, ऐसा जहरीलापन आ गया है कि ये जो पोषक हैं
सेब की फसल ग्रहण नहीं कर पाते, या अधिक मात्रा में कर लेते हैं, अनियमित समय पे कर लेते हैं, तो उससे उनकी विकास पर, उनकी ग्रोथ पर असर पड़ता है, उनके फल फूलों पर असर पड़ता है। फूल पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, झड़ जाते हैं, या फूल समय पर फल के रूप में रूपांतरित नहीं हो पाते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में सेब के उत्पादक किसान थोड़ा सा प्रयोग करके देखे। प्रयोग ये है कि हमने गाय के गोबर से, जो देसी गाय है उसी के गोबर से, गौमूत्र से कुछ पदार्थ निर्मित किए हैं। आप भी उसका प्रयोग करके देख सकते हैं। कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, इसमें 1000-2000 लाख रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र कुछ 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 100 रुपए के हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरे खेतों को इससे पूरे पूरे खेतों में इसको प्रयोग कर लो। आपके पास यदि 1000-2000 सेब के पेड़ है, सब में प्रयोग करके देखो। मैं तो कहूंगा ट्रायल के रूप में आप 5-10 पेड़ पकड़ सकते हैं। आपका कुछ भी लॉस होगा तो वो भी हम भरपाई करेंगे यदि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। आप 5-10 पेड़ पकड़ लीजिए, उन पर हमारी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से फसलों की खेती लीजिए। आपने करना वही है कि आप यदि केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं, आप यूरिया, पोटासियम, यूरिया, डीएपी या पोटासियम, एसएसपी, जो भी आप सेबों की फसलों को दे रहे हैं, उसकी मात्रा घटा दीजिए। आप यदि 100 ग्राम के आसपास यूरिया दे रहे हैं, तो मैं कहूंगा उसको 50 ग्राम कर लीजिए, पहले ही कर लीजिए। हमारी गारंटी भी कम। उसके साथ में आपने, यदि आपके पास गोबर कंपोस्ट अच्छी खाद है तो वो भी ले लीजिए। और हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास गौमूत्र क्षार है, गाय के गोबर से तैयार की खाद है, और वो खाद ज्यादा मात्रा में आपको प्रयोग नहीं करनी। मात्र आधा किलो के आसपास महीने 2 महीने में एक बार आपको अपने पेड़ों में प्रयोग करनी है। और उस पर गौमूत्र का क्षार जो है, जो उससे सॉल्यूशन तैयार करके उस पर स्प्रे करना है, मात्र इतना करना है। आप सिर्फ एक बार अपने सेबों की फसलों पर प्रयोग करके देखिए, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। क्योंकि गोबर के मूत्र में भी अद्भुत दिव्य गुण है, हर तरह के उसमें रसायन विद्यमान है। और गोबर का जो गौमूत्र है वो तो पहले से ही कीटनाशक है, पहले से ही कीटों से बचाने वाली दवा मानी गई है। मनुष्यों के लिए भी जो गौमूत्र का प्रयोग होता रहता है। स्किन के लिए इससे अच्छी दवाई नहीं है, लीवर के लिए इससे अच्छी दवा नहीं है। लीवर की यदि बीमारी मनुष्य को हो जाए तो उसको दोबारा स्वस्थ करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए अच्छे से अच्छे हेल्थ विशेषज्ञ भी इस रोगी को लीवर सोराइसिस हो जाए, उसको वो कहते हैं अब ये सिर्फ सेवा करने योग्य रह गया है, उसका कोई उपचार ही नहीं है। यद्यपि लीवर ट्रांसप्लांटेशन की कुछ तकनीकें सामने आ रही हैं, लेकिन उससे कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं है। हाँ, ये अवश्य है, कुछ लोग प्राकृतिक उपचार लेते हैं, आयुर्वेदिक उपचार लीवर के लेते हैं, उससे स्वास्थ्य स्वस्थ होने की कुछ आशा रखी जाती है, स्वस्थ हो भी जाते हैं। लेकिन क्योंकि आयुर्वेद को हमने भुला दिया, हमें भूलने पर मजबूर कर दिया, हम तो अब एलोपैथी पर पूरी तरह से डिपेंड हैं। और पहला डॉक्टर सजेस्ट करेगा, महीने 2 महीने में डायग्नोज करेगा कि इसका लीवर खराब हो गया है, लीवर में प्रॉब्लम आ गई है, लीवर की सेल्स बढ़ रही हैं, लीवर का साइज बढ़ गया है, या उसमें कुछ और हो गए हैं। तो वो दवा बताएगा, महीने 2 महीने दवाई खाएंगे, कुछ सेटिस्फेक्शन है, कुछ हमारा मानसिक एक्सेप्शन है, क्योंकि लाखों रुपए तो हमने खर्च कर लिए, कुछ दिन हम कहेंगे हम स्वस्थ हो रहे हैं, फिर डॉक्टर बदलने का, दवा खाने का सिलसिला चलता रहता है। इससे साल 2 साल गुजर जाती है। कुछ कभी हमें लगता है स्वस्थ हो रहे हैं, कभी इतना स्वस्थ लगते हैं कि लगता है कि अब आदमी का बचना असंभव है। अस्पताल में डॉक्टर ही कह देते हैं कि अब सेवा के अलावा या लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कुछ बचा नहीं। तो निराशा में हम अपने आदमी खो देते हैं। तो लीवर जैसी साध्य बीमारी को ठीक करने की जो गुणवत्ता भी गौमूत्र में है। तो गौमूत्र में बहुत असंभव इम्पॉसिबल चीजें हैं। इसी गौमूत्र का प्रयोग करके हमने क्षार से कुछ ऐसी चीज बनाई है कि उसका सॉल्यूशन, उसका मिक्सचर तैयार करके जब आप अपने सेब की फसलों पर, पेड़ों पर छिड़कते हैं, तो उसकी जो जीवांतता बढ़ जाती है, उसका उसका विकास बढ़ जाता है। यदि मुरझाए हैं, कमजोर हैं, पीले पड़ रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग झड़ रही है, तो वो उससे बदल जाते हैं। आप करके देखिए। आप मुझ पर भरोसा मत करिए, मैं कोई प्रोडक्ट बेच देगा, मैं कोई टीवी पे आके लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, मेरे प्रयोग है। आपको अच्छा लगे, मात्र 100-200 रुपए की चीज है, तो एक बार कुछ पेड़ों में करके देखिए, फिर बताइए कि मैंने कितना कहा। तो इसके माध्यम से आप सेबों से बिना किसी हानिकारक दवाओं के, जहरीली दवाओं के अच्छी फसल ले सकते हैं। इसमें ग्रोथ प्रमोटर भी है, क्योंकि गौमूत्र के अंदर, गोबर के अंदर ऐसी चीजें भी हैं जो फसलों को, पेड़ों को
ग्रोथ करने में मदद करती हैं। और ये हम अनंत काल से कर रहे हैं। गोबर के, गाय के गोबर को, गौमूत्र को श्रेष्ठ सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, पृथ्वी के लिए भी मुख्य आहार कहा गया है। पृथ्वी का मुख्य आहार भी गोबर गौमूत्र है। इसलिए किसी समय हम अपने खेतों में गाय की झुंडों को बैठाते थे, 2-4 दिन के रोकते थे। गौपालक थे, उनको विशेष अनुरोध करते थे कि वो अपने गायों के झुंड को लेके आए, हमारे खेतों में कुछ समय व्यतीत करें, ताकि हमारे खेतों में जो हमारी फसलों के अवशेष है उसको चर के, आसपास जड़ी बूटियों का सेवन करके अपना गोबर और गौमूत्र हमारे खेतों में करें। इसी गोबर गौमूत्र से हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती थी, उर्वरता में वृद्धि होती थी और बहुत सारी उसमें गतिविधियां चलती थी। इसी से हम अच्छी फसल ले पाते थे। इसी प्रक्रिया से हजारों साल हमने इस मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखा। हमने पर्याप्त जो खाद्यान्न को पैदा किया। जड़ी मसालों में, कुछ चीजों में तो श्रेष्ठ थी। हमारी वनस्पतियों में जो वनौषधियां हैं उनके अंदर भी गुणवत्ता रहती थी। अब वो गुणवत्ता हमारी वनस्पतियों में नहीं, औषधियों में नहीं, मात्र गोबर और गौमूत्र के प्रयोग से। तो आप करके देखिए, गौमूत्र क्षार है, इसमें अद्भुत दिव्य रसायन है। कि कितने रसायन है, क्या रसायन, उनकी पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, आगे और भी करता रहूंगा। और इसी तरह ये हमारे पास गोरस है, गोबर का घनसत्व है। गोबर में लिक्विड होते हैं, उसी में से कुछ माइक्रोब्स को अलग करके, कुछ बायो एंजाइम्स को अलग करके, कुछ बायो रसायनों को अलग करके हमने मिक्सचर तैयार किया। इसके भी अद्भुत परिणाम। और इसके माध्यम से एक चीज और भी कर सकते हैं। यदि आप गाय की गौरक्षा में लगे हुए, गौ को बचाना चाहते हो, गाय को माता के रूप में सेवा करना चाहते हो, तो उससे दूसरा सिद्धांत तो हो जाएगा, आप स्वयं भी इनको बना सकते हो, स्वयं बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यही मेरा आपसे अनुरोध है कि सेब के जो कृषक हैं, मात्र इन चीजों के माध्यम से अपनी मिट्टी को स्वस्थ कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।